तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल मैंने आपको आयशा और आरिफ की कहानी सुनाई थी और उसको लेके ये था कि पूरी डिटेल कि आरिफ कौन, आयशा कौन, और आरिफ लगातार भागा हुआ था। 25 फरवरी को आयशा ने 2 मिनट के करीब का वीडियो अपना शूट किया था, ठीक मौत से पहले। और कमाल ये देखिए कि आयशा को जब आखिरी बार छोड़कर आरिफ अहमदाबाद गया, उसके बाद से आयशा जब भी वापस जाला और अपने ससुराल लौटने के लिए कहा करती थी, तो आरिफ एक तो फ़ोन नहीं उठाता, और जब उठाता और आयशा उससे रोती गिड़गिड़ाती तो ये कहता कि अगर आयशा कहती कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, तो वो कहता था मर जाओ, और मरने से पहले अपना वीडियो भेज देना, मैं देख के तसल्ली कर लूँगा। इत्तेफाक की बात है कि 25 फरवरी को थर्सडे के दिन जब आयशा ने अहमदाबाद में साबरमती नदी में छलांग मारी रिवर फ्रंट के करीब शाम को, तो उससे पहले उसने 3 काम किया। पहला, उसने आरिफ को फ़ोन किया कि शायद आखिरी बार कुछ चीज़ें सुलझ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, एक ने वीडियो उसने रिकॉर्ड किया जिसमें उसने सारी कहानी बताई। और तीसरा, फिर एक आखिरी कॉल अपने माँ बाप को किया, जो ऑडियो भी आपने सुनी। और उसके बाद फिर आयशा की मौत हो जाती है। आरिफ को इसके बावजूद ऐसा एहसास ज़रा सा भी नहीं हुआ कि क्या पता आयशा कुछ गलत कदम उठा ले, और उसने पलट के पूछा भी नहीं। जब उसे वीडियो मिला तब भी उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब बेपरवाह था। शायद वो चाहता था कि आयशा मर जाए, क्योंकि उसकी हरकतों से ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद रात से जब खबर आनी शुरू हुई, तब फिर आरिफ ने क्या क्या किया वो पूरी कहानी आपके सामने रखूँगा। और क्या सिर्फ मामला दहेज का था या और भी कुछ वजह है, ये भी आपको बताऊँगा। जब 25 फरवरी को ये सारी चीज़ें हुई, रात तक आयशा की मौत की खबर उसके माँ बाप तक पहुंच चुकी थी, और आयशा की मौत की खबर फिर रात को ही जालौर भी पहुंच गई, राजस्थान में। जालौर में कनेक्शन ये है कि आयशा का ननिहाल और आरिफ का भी घर। आरिफ और आयशा के आधे से ज़्यादा रिश्तेदार उस इलाके में रहते थे, या तो जालौर में, या फिर सिरोही में, या फिर पाली में। रात को कहते हैं कि इस वीडियो के आने के बाद पहली बार 25 फरवरी की रात को ही आरिफ को ये पता चल गया था कि शबनम की मौत हो चुकी है, और उसके घर वालों को भी। तो कायदे से उसे अब पूरा परिवार को अहमदाबाद आना चाहिए था। लड़ाई झगड़ा बाकी चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन कमाल देखिए उस परिवार का। अगले दिन 26 फरवरी को आरिफ के मामा के बेटे की शादी थी, और ये शादी थी सिरोही में, जो कि जालौर के करीब है। इधर आयशा दम तोड़ चुकी है। जालौर में बाकी रिश्तेदार सोगवार हैं, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन आरिफ और उसके परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उल्टे शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बाद 26 फरवरी को आरिफ और उसका पूरा परिवार सुबह सुबह जालौर से निकल जाता है, घर पे ताला लगाता है, और सिरोही पहुंचता है अपने मामा की बेटी की शादी में। बाकायदा पूरा परिवार इस शादी में शरीक होता है। इस शादी में बाकी भी रिश्तेदार थे, जो आयशा की भी तरफ से रिश्ते में आते थे, आरिफ के भी थे। दोनों में चूंकि रिश्तेदारी लगभग एक जैसी थी। तब तक आयशा के कुछ और रिश्तेदारों को भी वहाँ ये पता चल चुका था कि आयशा की मौत हो चुकी है। और चूंकि आयशा का शौहर है आरिफ, तो वो उसके और उसके घर वालों से पूछते हैं, पर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। और कहाँ एक गम, एक मातम, एक मौत, और कहाँ एक शादी की खुशी में वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ रिश्तेदारों में चर्चाएं, कानाफूसी शुरू हो जाती है कि आयशा की मौत हो चुकी है, और सुना है कि आरिफ की वजह से मौत हुई है। और उस वीडियो का भी जिक्र होने लगता है, क्योंकि वीडियो 26 तक सोशल मीडिया पे कई कई जगह पे आ गया था, और ये बात राजस्थान में भी पहुँच चुकी थी। तब ये था कि अब जब ये चर्चा हुआ, तब पहली बार आरिफ घबराया। उसे लगा कि अब ये मामला सोशल मीडिया में है और ये मामला फैल रहा है, तो हो सकता है पुलिस गिरफ्तार कर ले। और उसे ये भी पता चल गई कि अहमदाबाद की पुलिस ने मामला एक दर्ज किया है 306 खुदकुशी के लिए उकसाने का। तब आरिफ पहली बार घबराया, और आरिफ और उसका परिवार उस शादी से अचानक बीच शादी को छोड़कर वो लोग गायब हो गए रात को ही। इसके बाद आरिफ का परिवार अलग गायब हो गया, और आरिफ अलग। 2 दिन तक वो इधर उधर छुपता रहा। आरिफ के परिवार में कुल 4 लोग हैं, मतलब आरिफ 4 भाई बहन हैं। एक आरिफ से बड़ा भाई है, और एक आरिफ से बड़ी बहन है, और एक बहन छोटी है। आरिफ के एक बहन की शादी हुई है, जिसका ससुराल जो है वो पाली में है।
आरिफ के बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई और आरिफ की दूसरी छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। आरिफ के फादर जो बाबू खान, वो वहीं एक ग्रेनेड फैक्ट्री में काम कर रहे थे और ये भी वहीं पे एक ग्रेनेड फैक्ट्री में काम करता था। तो आरिफ का जो बहन और जीजा थे वो पाली में थे। 2 दिन तक इधर उधर छुपते छुपाते 1 मार्च की सुबह आरिफ 1 मार्च को बल्कि पाली पहुंचता है। पाली जाने के बाद वो अपनी बहन और जीजा जी से मिलता है। जीजा और बहन को भी सारी चीज़ें पता थी क्योंकि आयशा को जानते थे, रिश्तेदार थी। और इसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस भी पहुँचती है। अहमदाबाद की पुलिस वहाँ पहुँची हुई थी, तीनों अलग अलग जगहों पे थी। और फिर मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह पुलिस को पता चलता है, पाली पुलिस को, कि आरिफ यहीं पाली में घूम रहा है। वो उसके इधर उधर रिश्तेदारों के घर पे दबिश भी डालती है, लेकिन बताते हैं कि लोग है नहीं। और इसी बीच में फिर पता चलता है कि वो हाईवे की तरफ गया है और हाईवे से बस पकड़कर कहीं और भागना चाहता है। तब पाली पुलिस पहुंचती है हाईवे पर उसे आरिफ मिल जाता है। उसके बाद वो आरिफ को गिरफ्तार करके लाते हैं और अहमदाबाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर अहमदाबाद पुलिस उसे अपने साथ अहमदाबाद ले जाती है आगे की कार्रवाई के लिए। अब अहमदाबाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती है। और अब इसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अब कानूनी अगर बात करें तो 2 चीज़ें हैं। एक, क्या पुख्ता सबूत है आरिफ के ख़िलाफ़। दूसरा, ये जो सुसाइड एक तरह से कहें या मौत से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया आयशा ने, हालांकि उसमें ये कहा है कि वो उसे माफ़ करती है, लेकिन कानून की निगाह में आरिफ गुनहगार है। और चूँकि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि आरिफ की वजह से ही आयशा ने जान दी है, तो आरिफ के ख़िलाफ़ फिर मामला बनता है। अब इससे दहेज का मामला भी आया, डाउरी का मामला 498 ये तो आएगा ही। इससे पहले एक केस ऑलरेडी दर्ज था जिसमें उसको तंग करने का मामला था। लेकिन क्या बात सिर्फ दहेज की थी? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो अब निकल कर बाहर आई हैं। पहली, आरिफ और आयशा बचपन से एक दूसरे को जानते थे, रिश्तेदार रिश्ते में भी थे। वो उसकी बुआ का बेटा था, आयशा की बुआ का बेटा था आरिफ। तो एक दूसरे को जानते थे, घर आना जाना था। अक्सर आयशा का परिवार वहाँ जाया करता था। और आरिफ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बाकायदा बीकॉम किया था। आयशा एमए थी। आयशा का एक और भाई है और आयशा के माँ बाप बड़े गरीब थे। फादर दर्जी हैं, कपड़े सिलकर गुजारा करते हैं। लेकिन आयशा उनकी नज़र में एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी। वो आयशा को बेपनाह प्यार करते थे और इसीलिए उसको पढ़ने लिखने का भरपूर मौका दिया और वो उस पर फ़ख्र महसूस करते थे। तो आरिफ और आयशा दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर इन दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी भी हो गई। लेकिन फिर ऐसी क्या बात थी कि सिर्फ दहेज के लिए सब कुछ हुआ? तो अब एक नया खुलासा हुआ है और वो कई सोशल मीडिया पे या फिर आरिफ के जो अपने प्रोफाइल है उन सब चीज़ों से। तो इसीलिए अहमदाबाद ने अब CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है वो खंगालना शुरू किया आरिफ का। और जो घर वालों से पूछताछ में शुरुआती पता चला है वो ये है कि आरिफ का किसी और लड़की से इश्क था। और जब आयशा उसके साथ होती थी तब भी वो उसके सामने उससे वीडियो कॉल किया करता था, उससे चैट किया करता था। और ये बात आयशा को मालूम थी, आयशा उससे कहती थी, लेकिन आरिफ नहीं मानता था। और इस दूसरी लड़की की वजह से भी, एक तो पैसे और फिर ये एक दूसरी लड़की के साथ उसका रिश्ता, ये दोनों चीज़ वो थी जिसने आयशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो पुलिस वो सारे सबूत खंगाल रही है और उस लड़की के बारे में भी पता कर रही है, कॉल डिटेल से भी पता चल जाएगा। और इसके बाद पुलिस जो है फिर एक पुख्ता सबूत बनाएगी, क्योंकि ये ऐसा केस है जिसने भी देखा आयशा को, ये सुना, एक मुस्कुराते हुए लड़की के पीछे का दर्द वो झकझोर कर रख गया था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आई, एक पैसा और एक आरिफ का किसी और के साथ इश्क। अब सवाल है कि अगर उसी लड़की से उसे प्यार था, उसी से शादी करना था, तो फिर आयशा से उसने शादी क्यों की? ये उसके घर वाले भी सवाल उठा रहे हैं। और अगर सिर्फ प्यार के लिए था तो फिर पैसे की बात कहाँ से बार बार दहेज मांगने की बात आ गई? ये भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो अहमदाबाद पुलिस इन सारी चीज़ों की अब जांच कर रही है। और दूसरी बात, चूंकि पैसा मांगने में आरिफ का परिवार भी शामिल था, तो अभी सिर्फ आरिफ की गिरफ्तारी हुई है। अभी आरिफ के घर में उसके माँ बाप हैं, भाई है, बहन है, इन लोगों का क्या रोल है? हालांकि 498 सेक्शन के तहत मारपीट और ये सारी चीज़ें, उसमें परिवार के ऊपर भी इल्ज़ाम है।
तो क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार किया जाएगा तो कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जल्द सामने आएंगी। उधर अहमदाबाद चूँकि आरिफ पहुँच चुका है, शुरुआती तफ्तीश हो रही है, कोर्ट में भी उसे पेश कर दिया जाएगा आज ही शायद, और इसके बाद पुलिस रिमांड लेगी और तब जाकर ये सारी पूछताछ होगी। इस केस में आयशा का मोबाइल, आयशा का वो आखिरी वीडियो मैसेज, आखिरी जो ऑडियो वो मैसेज, ये बहुत ही अहम साबित होगा। और एक चीज़ और, आयशा ने जाते आते बेशक आरिफ को माफ़ किया हो, लेकिन उसी वीडियो में एक बहुत पुख्ता सबूत भी आयशा आरिफ के ख़िलाफ़ छोड़ कर गई है इस तीसरे रिश्ते को लेकर, जिससे वीडियो चैट किया कर, जिससे वीडियो पे एक बात किया करता था, चैट किया करता था, जिससे उस लड़की से उसका इश्क था। ये पूरा वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। एक जगह पे आयशा ने ये कहा कि प्यार का मतलब होता है दो तरफा, एक तरफा प्यार नहीं होता है। अब सवाल ये कि उसने ऐसा क्यों कहा, नंबर एक। नंबर दो, उसने ये भी कहा कि कई बार निकाह या शादी होने के बाद भी प्यार नहीं मिलता, और वो प्यार बेकार है जो एक तरफा हो, प्यार हमेशा दो तरफा होना चाहिए। इस लाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि आयशा आरिफ और उस लड़की के रिश्तों को जानती थी, और यही वजह है कि उसने कहा कि शादी के बाद भी ये प्यार दो तरफा नहीं था, वही सिर्फ आरिफ से करती थी, आरिफ किसी और लड़की से करता था। और ये बात उस वीडियो में आरिफ के ख़िलाफ़ एक पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा, और उसके कॉल डिटेल, उसके जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, उसको देखते हुए। तो अब अहमदाबाद पुलिस के हाथ में है ये केस, और हर एक का ये मानना है कि इस केस में आरिफ को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो भी कानून के दायरे में है, आईपीसी के तहत है, ताकि फिर किसी आयशा को इस तरीके से दहेज के लिए अपनी जान न देना पड़े। हालांकि मैं फिर कहूँगा, आयशा ने जो कदम उठाया वो किसी भी सूरत में वो भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, गलत है, क्योंकि ख़ुदकुशी मसले का हल नहीं है, और ख़ुदकुशी करना चाहिए भी नहीं, किसी को लड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, एक तसल्ली और सुकून की बात यह है कि आयशा का जो गुनहगार था वो पकड़ा गया, और बहुत जल्द पकड़ा गया, और अब कानून का काम है कि वो उसके जुर्मों का हिसाब करे और उसे सज़ा दे। तो आज कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन अपडेट आपको ये सारी देनी थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको पल पल की सारी अपडेट दे दूं। तो अपडेट यही है कि आरिफ अब शिकंजे में है, उसके परिवार का क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, और अब केस अदालत में जाएगा, और इसके बाद इस मामले का फैसला आएगा। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर कल आपसे मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।